हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दिस वर्सेस टेट। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है बेसिकली, और एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों सेम होते हैं या दोनों डिफरेंट होते हैं, तो ये आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट डिफाइंस एंड गवर्न्स द राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन पार्टीज एंड विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। जी हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जो डिफाइन करता है राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टीज की। जो पार्टीज हैं, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं उनको डिफाइन करता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ के तहत इसे बनाया गया है। इजीली हम इसे अगर पढ़ें तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब दोनों पार्टीज का एग्री होना किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और लॉ के तहत उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, उस एग्रीमेंट को पूरा करना, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट होता क्या है। एन एग्रीमेंट इज एन अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज। जो एग्रीमेंट होता है वो दो पार्टीज के बीच में एक अरेंजमेंट होता है, एक अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट कहलाता है, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लैंड एग्रीमेंट हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, ये सब एग्रीमेंट कहलाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट बोथ आर डिफरेंट। और जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होते हैं दोनों डिफरेंट है, दोनों बोलने में सेम लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर होता है। एग्रीमेंट इज अ म्यूचुअल डिसीजन बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज। एग्रीमेंट जो होता है वो पार्टीज के बीच में एक म्यूचुअल डिसीजन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक मकान को रेंट पर लेते हैं और जो मकान मालिक होता है वो आपसे एक रेंट एग्रीमेंट साइन करवा लेता है। तो बेसिकली वो एक एग्रीमेंट होता है लॉ के तहत कि ताकि अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वो एग्रीमेंट उस चीज़ का सबूत है कि आप वहाँ पर रहते थे और आपने बिल वगैरह पे नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट मतलब एक्शन लिया जा सकता है। ये बात हो गई अभी एग्रीमेंट के बारे में। नेक्स्ट है वो है हमारा पॉइंट ऑफर एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्टेंस सेक्शन 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ कि ऑफर एक्सेप्टेंस होता क्या है। प्रस्ताव और स्वीकृति। जो ऑफर है, प्रस्ताव, और जो एक्सेप्टेंस है मतलब प्रस्ताव को स्वीकार करना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिल्कुल सिंपल। टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन ऑफर मेड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय अनदर पार्टीज। दिस इज नोन एज ऑफर एक्सेप्टेंस। जी हाँ, एक पार्टी किसी अन्य पार्टी को कोई ऑफर देती है और जो अन्य पार्टी होती है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस कहलाता है कि जो ऑफर एक पार्टी ने दिया था, दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये था ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में। नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन का क्या काम है। कंसिडरेशन बेसिकली हम बात करें एन इंड्यूसमेंट गिवन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सफिशिएंट टू रेंडर द प्रॉमिस। एक इंड्यूसमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो एन इंड्यूसमेंट गिवन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सफिशिएंट टू रेंडर द प्रॉमिस। जो इंड्यूसमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दी गई है और वो सफिशिएंट है प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि कंसिडरेशन कैसे। ए ने बी को बाइक बेची है और उस बाइक की वैल्यू प्राइस है 30,000 रुपये। जो बी ने ए को 30,000 रुपये दिए
तो जो वो 30,000 रुपये जो प्राइस है वो कंसिडरेशन कहलाता है। तो जिस चीज़ के अंदर, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस आ जाता है वो कहलाता है कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन प्राइस आने के बाद वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसमें आपने कोई सामान बेचा है, किसी को सामान दिया है, तो उसका आपको प्राइस, उसकी मतलब जो वैल्यू है वो आपको मिली है, पैसे आपको मिले हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट विद कंसिडरेशन इज नोन एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के साथ किया जाता है, मतलब आपने कोई चीज़ बेची, उसके पैसे आपको मिले, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नोन एज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के हो, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप किसी की शादी में गए हो, तो आपने कोई चीज़ उनको गिफ्ट की है, लेकिन उसके पैसे आपको नहीं मिले हैं, तो वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जो कि विदाउट कंसिडरेशन है, जहाँ पर आपको पैसे नहीं मिले हैं। तो ये था कंसिडरेशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या इसेंशियल्स होते हैं, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सेक्शन 10 के अंदर इसे एक्सप्लेन किया गया है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एसेंशियल्स। 6 टाइप के एसेंशियल्स होते हैं। ऑफर, जो ऑफर दिया गया है। एक्सेप्टेंस, ऑफर को एक्सेप्ट करना। अवेयरनेस, अवेयर रहना, जैसे कि जो टर्म एंड कंडीशन, जो लॉज हैं उनको अच्छे से पढ़ना। कंसिडरेशन, वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यू कंसिडरेशन मतलब क्या, प्राइस, कैपेसिटी। एंड लास्ट वन इज लीगलिटी। लीगलिटी से यहाँ पर मतलब है कि वैधता क्या है। तो ये जो 6 चीज़ें थी, ये थी कंसिडरेशन, ये एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि सेक्शन 10 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पॉइंट फ्री कंसेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन बोथ पार्टीज एग्री टू डू ए थिंग इन द सेम सेंस ऑफ माइंड इज नोन एज फ्री कंसेंट। जब दोनों पार्टीज एग्री हो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई एग्रीमेंट करने के लिए, तो वो जो एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट वो कहलाएगा, वो एक फ्री कंसेंट या फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट कह लो या फ्री कंसेंट एग्रीमेंट कह लो, जिसमें दोनों पार्टीज की सहमति बनी हुई है, तो वो फ्री कंसेंट माना जाता है। तो ये था फ्री कंसेंट के बारे में। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है जो है हमारा वो है कंसेप्ट ऑफ कोयर्सन के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 15 के अंदर इसे एक्सप्लेन किया गया है। कोयर्सन होता क्या है? कोयर्सन मतलब किसी भी इंसान से कह लो या किसी पार्टी से कह लो, आप कोई फोर्सफुली कोई काम करवाते हो, मतलब वो काम लीगल भी हो सकता है, वो काम इलीगल भी हो सकता है, ये तो भाई आप ही जानते हो। तो कोयर्सन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ परस्यूइंग समवन फोर्सफुली टू डू सम दैट दे डू नॉट वांट टू डू। कोयर्सन से यही मतलब है कि ऐसा एक्ट, ऐसी एक्टिविटी जो कि फोर्सफुली किसी के द्वारा करवाई जाती हो, किसी को प्रेशर में, मतलब जबरदस्ती किसी दूसरे से वो एक्टिविटी करवाई गई हो, वो होता है कोयर्सन। और सेक्शन 15 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 15 है उसके अंदर इसे एक्सप्लेन किया गया है। एंड नेक्स्ट वन जो हमारा है अभी ये है फ्रॉड के बारे में। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है फ्रॉड होता क्या है। फ्रॉड मतलब बेसिकली धोखाधड़ी, जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस में धोखा दे देना, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को धोखा दे दिया तो वो फ्रॉड कहलाता है। फ्रॉड implies and involves any of the following acts committed by a contracting party or his inconvenience or his agent with the intention of deceiving or inciting another party or his agent to enter into the agreement. The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. तो फ्रॉड बेसिकली यही है कि मतलब एक पार्टी किसी दूसरी अन्य पार्टी को धोखा दे देती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ए ने बी से कॉन्टैक्ट किया कि भाई हम होटल खोलते हैं, तो
हम दोनों 5-5 लाख रुपए ऐड करेंगे होटल खोलने के लिए, दोनों 5-5 लाख रुपए लगाते हैं, लेकिन बीच में ही जो ए है वो मतलब बी को धोखा दे देता है, फ्रॉड करता है बी से, वो पैसे नहीं देता और जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया था वो बीच में तोड़ के भाग जाता है। तो दिस विल बी नोन एज फ्रॉड, और सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर इसे एक्सप्लेन किया गया है। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? सेक्शन 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसे बताया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन किसी को गलत स्टेटमेंट दे देना, किसी पार्टी को, किसी रैंडम इंसान को गलत इन्फॉर्मेशन दे देना, वो रिप्रेजेंटेशन होता है लॉ की भाषा में, कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में। हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो इफ इज गिविंग ऑफ इन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, किसी को इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे देना बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी, एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाया जाता है। इफ अ पार्टी गिव फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल मेड बाय वन पार्टी विच अफेक्ट द अदर पार्टी, अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को गलत इन्फॉर्मेशन दे देती है और जो दूसरी पार्टी होती है उसे इफेक्ट भी होती है, उस इन्फॉर्मेशन से उसे नुकसान भी हो जाता है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट के अंदर डेट पार्टी अक्यूज्ड ऑफ मेकिंग मिस रिप्रेजेंटेशन इज डिफेंडेंट, जिस पार्टी ने ऐसे डिस्प्यूट के अंदर जिस पार्टी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया यानी जिसने धोखा दिया वो डिफेंडेंट कहलाती है। एंड द पार्टी मेकिंग क्लेम इज प्लेंटिफ, और जो पार्टी जो क्लेम जो डालती है वो कहलाती है प्लेंटिफ, जो केस करती है वो कहता है प्लेंटिफ। तो ये था मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73 से 75 के अंदर इसे एक्सप्लेन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल कॉज ऑफ एक्शन एंड अ टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक लीगल कॉज ऑफ एक्शन है और एक सिविल रॉन्ग है, इन विच ए बाइंडिंग एग्रीमेंट और बार्गेन्ड फॉर एक्सचेंज इज नॉट ऑनर्ड by one or more of the parties to the contract, non-performance or interference with the other party's performance। मतलब एक पार्टी, जो भी पार्टी थी, दो पार्टीज थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया, उसे पूरा नहीं किया, तो ये कहलाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर देना, तो दिस इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 73 से 75 में इसे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा वो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 56 से 57 के अंदर इसे एक्सप्लेन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सो टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। सो जो टर्मिनेशन होता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्मिनेशन रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में होता है। टू और मोर पार्टीज सेट अ कॉन्ट्रैक्ट, दो और दो से ज़्यादा जो पार्टियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं by forming certain rules and regulation with the acceptance of both parties of a contract। जी हाँ, जो दो या दो से ज़्यादा जो पार्टीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सर्टेन रूल्स उसमें ऐड किए जाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन उसमें लगा दी जाती हैं विद द एक्सेप्ट, और दोनों पार्टीज हैं उन दोनों की सहमति है कि वो टर्म एंड कंडीशन जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने लगाए हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे मानते हैं, ठीक है। और इफ़ एनी ऑफ द पार्टी डू नॉट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी पहले वाले में क्या था कि रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए थे, जो भी टर्म एंड कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट में लगाई गई थी, लॉ के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ एनी ऑफ द पार्टी डू नॉट ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर कोई एक भी पार्टी, दोनों में से कोई एक पार्टी रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ देती है, रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानती है, वो अपने मन की करती है, तो वो कहलाता है डिस्चार्ज ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट के मतलब वो तब कंडीशन आ जाती है कि उसको डिस्चार्ज कर देना। जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया था उसको वहीं पर रोकना कि भाई आप अपने मन मर्जी कर रहे हो, आप टर्म एंड कंडीशन नहीं मान रहे हो, तो वो कहलाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जी। एंड नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है इंजेक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 36 से 42 के अंदर इसे एक्सप्लेन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और इंजेक्शन होता क्या है? एन इंजेक्शन इज अ प्रोहिबिट रिट इश्यूड बाय अ कोर्ट ऑफ इक्वालिटी एट द सूट ऑफ पार्टी कंप्लेंट। जो इंजेक्शन जो होता है वो एक प्रोहिबिट रिट होता है जो कि कोर्ट के द्वारा मान्य होता है और पार्टी की कंप्लेंट पे इसे कोर्ट एक्सेप्ट करती है। कि मतलब पार्टी अगर कंप्लेंट करती है तो कोर्ट इसके ऊपर एक्शन लेता है। एन इंजेक्शन इज अ जुडिशियल प्रोसेस वेयर बाय अ पार्टी इज एन ऑर्डर टू रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग और टू डू पर्टिकुलर एक्ट और थिंग। इंजेक्शन क्या होता है? एक जुडिशियल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट रहती है। वेयर बाय अ पार्टी इज एन ऑर्डर टू रेफ्रेन, जिसके अंदर एक पार्टी के पास ऑर्डर होता है फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट और थिंग, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को करना, किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को करना। इंजेक्शन में बी इश्यूड अगेंस्ट इंडिविजुअल, पब्लिक बॉडीज और इवन द स्टेट। जो इंजेक्शन होता है वो इश्यू किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, मतलब किसी भी इंडिविजुअल फर्म, कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस है, कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई कंपनी है उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। और इवन स्टेट, जहाँ तक ये मानना है कि स्टेट भी अगर कोई इंजेक्शन क्रिएट करता है तो उसके अगेंस्ट भी इंजेक्शन हो सकता है कोर्ट के अंदर। सो गाइज, ये थे आज के कुछ टॉपिक्स जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पूछे जाते हैं। और होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट नीचे कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।